वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस जो तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान चाइना बिज़नेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका दूसरा एडिशन अब 4 सितंबर को बीजिंग में जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है। पाकिस्तान के जो चीन में सफ़ीर हैं खलील हाशमी साहब, उनके मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दोनों ममालिक की कंपनीज़ के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देना है। और इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए एम्बेसडर हाशमी साहब ने SIFC, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मुतलका वजारतें और जो सूबाई इदारे हैं उनके साथ मिलकर भरपूर काम किया है ताकि चीनी सरमायाकार और उनके खदशात का जो है वो अजाया किया जा सके और पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौके को मौसर अंदाज में जो है वो पेश किया जा सके। टू डिस्कस दिस एंड द पाक चाइना रिलेशनशिप स्पेशली इन द चेंजिंग जियो पोलिटिकल फ्रेमवर्क, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी एम्बेसडर टू चाइना खलील हाशमी साहब। हाशमी साहब, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। थैंक यू। हाशमी साहब, आई विल गेट राइट टू द पॉइंट। अभी जो B2B का जो सेकंड एडिशन जो ये मुनक्किद होने जा रहा है, अगर मैं इफ़ आई टेक यू बैक टू लास्ट ईयर जो फर्स्ट एडिशन था, उसके बारे में ज़रा बताएंगे, उसके फंडामेंटल्स क्या थे, उसके डिलीवरेबल्स क्या थे, उसके बारे में ज़रा इफ़ यू टेल अस अबाउट इट। जी श्योर। फर्स्ट आई थिंक आई वांट टू टेक यू बैक टू जनवरी 2024 जब हमने एम्बेसी में ख़ुद इनिशिएटिव लिया कि कैसे हम पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी को कैसे बढ़ाएं। राइट। तो उस सोच विचार उसका एक हिस्सा ये था कि वी डिड अ रिसर्च स्टडी और हमने एम्बेसी में अपने तौर पे जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो हमने देखा कि तकरीबन $2.5 ट्रिलियन चीन तकरीबन हर साल अपनी उसकी दरामदात हैं, इंपोर्ट्स। तो हमने ये देखा कौन से मुल्क उनको किस वॉल्यूम में क्या क्या बेच रहे हैं, किन सेक्टर्स में बेच रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो इस तरह हमने उस एक्सरसाइज के ज़रिए हमने 21 सेक्टर्स की निशानदेही की कि जहाँ हमारे लिए बहुत सारा पोटेंशियल है, जहाँ हम अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएं। पहले पैदावारी सलाहियत होगी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, एक्सपोर्टेबल सरप्लस तब होगा और तब जाके आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स होंगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। सो दिस वाज द थिंकिंग। तो ये तो एक लाइन थी, लेकिन इसको कैसे बढ़ाया जाए हमने सोचा कि ये इसमें हम जॉइंट वेंचर्स जो हैं वो चीनियों के साथ पाकिस्तानी कंपनियों की करें, एंड हैंस द आइडिया ऑफ मैच मेकिंग। तो इस पे हमने काम शुरू किया। तो प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए पिछले साल शेंजन में। तो हमने पहली B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कराई जिसमें तकरीबन 105 पाकिस्तानी कंपनियां इन्हीं 21 सेक्टर्स में से और 250 चीनी कंपनियां, इनको हमने एक दिन में इनकी 1000 B2B मीटिंग्स कराई। तो ये अपने तौर पे मेरा ख्याल एक मुनफरिद चीज़ थी, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उससे क्या निकला। उसमें 30 MOU साइन हुए। 30 MOUs को हमने ट्रैक किया है। उस 30 MOUs में से 17 जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके हैं और उनकी तकरीबन मालियत जो है वो $160 मिलियन से ज़्यादा है। तो उसके बाद फिर हमने दोबारा 6 सेक्टोरल रोड शोज़ किए, इन्वेस्टमेंट रोड शोज़, टेक्सटाइल एंड एपरल, लेदर एंड फुटवेयर, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फिशरीज़, एनिमल फॉडर या एनिमल फीड एंड देन प्लास्टिक्स, इनको मिला के। तो उसमें हमने ये डिफरेंट शहरों में किए। अगेन हमने पाकिस्तानी कंपनियों को पाकिस्तान से बुलवाया, चीनी कंपनी के साथ मीटिंग्स कराई, मैच मेकिंग कराई। अच्छा, सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, ज़रा मैच मेकिंग का जो प्रोसेस है ना, बिकॉज दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये नहीं है कि एक दिन वो एक कमरे में मिले और जाके वो दे वर टोल्ड कि ये आपकी सेक्टर की कंपनीज हैं। वो भी ज़रा बता दें, बिकॉज उस पर भी आपने बहुत काम किया जो मैच मेकिंग का काम है। जी, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम पहले तो इसका पहला स्टेप था कि हम किन एरियाज़ में कहाँ फोकस करें। दूसरा है किन के बाद कैसे करें। तो वो ये किन एरियाज़ हो तो मैंने आपको बता दी, और कैसे में ये मैच मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम पहले कंपनियों का हम उसका कोई क्राइटेरिया इस तरह बनाते थे कि वो कंपनियां हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे बोथ पाकिस्तानी साइड और चीनी साइड, जिनके पास कोई पाकिस्तानी साइड पे कोई उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो या उन्होंने कोई फिजिबिलिटी स्टडी की हो, ताकि उनका पता हो ये रिक्वायरमेंट है। और फिर हम चीनी कंपनियां जो उसी सेक्टर में हैं या सब सेक्टर में हैं उनसे देखें कि व्हाट इज़ इट, उनके पास ऑफ़र करने को क्या है। तो उस सिलसिले में पहला स्टेप ये होता था। फिर हम उनके लिए कुछ लिखी हुई चीज़ें उनकी दोनों साइड्स पे उनको लिख के देते थे कि पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं रिक्वायरमेंट्स, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दिस इज़ हाउ यू कैन मैच मेक। तो अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हम बजाय कि वहाँ पहुँचे
अब हम पहले उनके ओरिएंटेशन सेशंस करा रहे हैं फॉर दिस कॉन्फ्रेंस फॉर एग्जांपल। इसी तरह हम इस दफ़ा उनकी ऑनलाइन प्री मीटिंग्स करा रहे हैं। सो बिफोर दे रीच बीजिंग, तो अब इस वक्त 500 से ज़्यादा चीनी कंपनियाँ हैं, इस दफ़ा 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनियाँ हैं। तो हम इनको ओरिएंटेशन सेशन के अलावा कल से परसों से B2B प्री मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दे गेटिंग टू नो ईच अदर, they will speak about, okay, this is what our requirement is, this is what you are offering, let's work out the specifics, modalities क्या कैसे होंगी, how do we in case अगर आप पेट्रोकेमिकल में फॉर एग्जांपल आपने फैक्ट्री लगानी है, सो चीन वालों से पाकिस्तानी कंपनी पूछ सकती है कि हम इसको इसका लेट से एक्स नंबर है, $3 मिलियन लगेंगे, तो ये कुछ फाइनेंसिंग तो हम एक्विटी करते हैं, कुछ आप करेंगे, अगर इसमें पैसे जो बचते हैं तो वो फाइनेंसिंग कैसे करेंगे, EPC करेंगे, कैसे करेंगे। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन हम चाहते हैं कि वो टाइम जो कि उन्होंने बीजिंग में गुजारना है उसको पहले कर लें, ताकि वो बीजिंग में आए तो मज़ीद कॉन्क्रीटाइज और चांसेस हम बढ़ा लें कि वो दे विल लीड टू सम अनाउंसमेंट और ए मोर रिफाइंड MOU विच इज़ बेटर इम्प्लीमेंटेबल। राइट। अच्छा, अब जो अभी आप बात कर रहे थे कि टोटल अगर इसके हुजम को देखें, सो इट्स समवेयर टू द ट्यून ऑफ 1.2 बिलियन, जिसमें से अब ये बात ऑब्वियसली नाक़दीन तनकीद भी करते हैं कि इसमें से जी MOUs कितने हैं, क्योंकि MOUs तो हम बहुत ज़्यादा सुनते आते हैं। MOUs और जो अग्रीमेंट्स हैं, अग्रीमेंट्स इस वक्त जो हैं वो तकरीबन आप अगर बताना चाहें कि अग्रीमेंट्स का इस वक्त क्या जो है वो जो नंबर है वो क्या है, और MOUs तो ऑब्वियसली आप बता चुके हैं कि रफली 600 मिलियन के जो हैं वो MOUs हैं इस वक्त। जी, पिछले साल जून से लेके इस वक्त एज वी स्पीक हमने 165 MOU किए थे, जिसमें से उसकी जो मालियत जो आपने बताई उनकी तकरीबन वैल्यू जो है $1.2 बिलियन है। इसमें से तकरीबन मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं है बट शायद 40 से ऊपर नंबर है जो कि MOU से ग्रेजुएट करके और एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार की है उन्होंने। जो रियलाइजेशन रेट है 1.2 बिलियन डॉलर्स में से $365 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट इख्तियार वो हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। सो दिस रेट इज़ मेरा ख्याल से ये मुनासिब है, इट्स अ स्टार्ट, इनकरेजिंग है इसके जी। लेकिन हम नेक्स्ट जो है इसके अंदर बहुत सारे कोई हमारे पास पूरा एवरी MOU इज़ ट्रैकेबल, वी ट्रैक इट, उसकी प्रोग्रेस को देखते हैं किन किन के दरमियान हुआ है, पेशरफ्त किधर हुई है। उसकी बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूँ कि तकरीबन ये जो बाकी MOUs बनते हैं उनमें से तकरीबन 50% आर ओवर 90% मेच्योरिटी। अच्छा, so that is why for this conference we have already a exact number of so far 30 joint venture agreements जो कि legally binding होते हैं, they are ready to be signed. We have you know तकरीबन 6 dozen के करीब MOUs हैं, different shapes में हैं। ठीक है। तो चूँकि हम प्री मीटिंग्स करवा रहे हैं उसमें हम उसको कॉन्क्रीटाइज करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि हम ऐसे MOUs चाहते हैं which are a little more concrete and then more implementable in a quicker way. अच्छा, अब जो सेकंड कॉन्फ्रेंस आ रही है B2B, उसमें ऑब्वियसली पहली में इंसान बहुत कुछ सीखता है, आपके लिए भी जो है वो एक पहला एक एक्सपीरियंस था। एंड पाकिस्तान सबसे आसान जगह नहीं है बिज़नेस करने के लिए, तो क्या क्या आपके इम्पेडिमेंट्स थी जिनको आपने इस दफ़ा के लिए जो है वो उसमें बेहतरी की है? ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड SIFC की जो बनाना ही था वो यही था कि 1 विंडो ऑपरेशन हो सारा, तो लेकिन अभी भी जो आपको कहीं इम्पेडिमेंट्स आ रही हैं या जहां आप समझते हैं कि लूप होल्स हैं जिनको एड्रेस करना चाहें, इफ यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट। जी, मेरा ख्याल है 4-5 चीज़ें थी जो हमने सीखी फ्रॉम शेंजन एंड अप टू आई वुड से ये जो हेल्थ इंजीनियरिंग और मिनरल्स until April this year. First and foremost was that we didn't have anything in written form, kind of a sectoral investment pitch book, what I call a pitch book. या आप कह लें कि एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारी मार्केटिंग के लिए, या we didn't even have a brochure. So this is we learned कि ये the Chinese are looking for specific numbers. For example, land जो है कहाँ अवेलेबल है, उसकी परचेज प्राइस कितनी है, पर एक एकड़ ज़मीन अगर हमने ख़रीदनी है तो उसकी प्राइस क्या है,
क्या लैंड लीज पे भी अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो कितनी है। उससे जुड़ी हुई चीज़ है यूटिलिटीज़, बिजली का पर किलोवाट रेट क्या है, पानी गैस का रेट क्या है, क्योंकि फिर तीसरा जो चीज़ है वो है कि अगर जब हम प्रोडक्शन शुरू करें तो हमें टैक्सेस कितने देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, एग्जेम्पशन क्या होगी। इसमें जब हम फैक्ट्री लगाएंगे तो हम बाहर से कोई मशीनरी मत करेंगे, उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी की नोयत कितनी होगी, कैसा होगा, वेज आपके रेट्स क्या हैं, जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड लोग हैं, ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए। सही। तो ये एक हमने चीज़ सीखी। दूसरा फिर पाकिस्तानी बिजनेसेस के लिए हमने डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन नोट्स बनाए कि आप उसमें हमने उसमें लिखा कि पाकिस्तानी बिजनेस पर्सनस के लिए दे नीड टू नो कि चाइनीज़ इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील एंड कॉपर में क्या नए ट्रेंड्स हैं, क्या मशीनरी, कितनी चीज़ें ऑटोमेशन हो चुकी है, कौन सी ऐसी चीज़ें वो नई बना रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, इसमें पाकिस्तानी बिजनेसेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारी नेचुरल एंडाउमेंट्स, उनकी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस आपस में या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मिलके कैसे हम कर सकते हैं। ये दूसरी चीज़ की। तीसरी चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ें जो है हमने दोनों साइड पे जल्दी फैसला करने के लिए कि हमने इस कंपनी से मिलना है या नहीं मिलना, तो हमने चीनी और पाकिस्तानी कंपनी इनके लिए टेलर्ड कंपनी प्रोफाइल फॉर्म्स बनाए कि आप पहले अपनी इंफॉर्मेशन इसमें डालें, कितनी बड़ी कंपनी है या कितनी छोटी कंपनी है, कितने लोग हैं, कब बनी थी, टर्नओवर कितना है, आपने किधर किधर और काम करते हैं और मुल्कों में पाकिस्तान में प्रेजेंस है, ये वेरी कॉमन सेंस काइंड ऑफ अ थिंग, सो दैट जब ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी उसी सेक्टर के उसी कंपनी को मिले तो वो फ़ौरन उसका टाइम ना ज़ाया हो, जल्दी वो फैसला कर सके कि हमने इनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। चौथी चीज़ ये थी कि हमने पाकिस्तानी कंपनियों से ये और चीनियों के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बनाए कि आप ये हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये फिर हमने एक स्टेज पे आके फिर हमने पार्टिसिपेशन फॉर्म्स अलग बनाए कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप अपने ये पर्टिकुलर्स दें, ताकि उससे हम जो क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है वहाँ पे, इस दफ़ा कोई 25 से ज़्यादा हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद होंगे, तो जहाँ लीडर्स होते हैं वहाँ काफ़ी सख्त सिक्योरिटी, तो उसके लिए आपको चीनियों के केस में उनके एक नेशनल आईडी कार्ड होता है, पाकिस्तानियों के केस में पासपोर्ट की कॉपी, बाकी पर्टिकुलर्स जो कि सिक्योरिटी को चाहिए। फिर हमें ये भी चाहिए था कि एग्जैक्ट नंबर्स ताकि हम उनके लिए हॉल्स और B2B के लिए अलग रूम्स कितनी रिक्वायरमेंट है, ऑल ऑफ दिस प्लानिंग। तो काफ़ी ये नई चीज़ें हमने उससे लर्न करके इसके ऊपर अप्लाई की हैं ताकि ये मोर फोकस्ड हो, मोर रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो और मोर जो है ना एफिशिएंट भी हो, और लोग जो आ रहे हैं दोनों तरफ से उनके लिए हम आसानी पैदा कर सकें ताकि वो अपने मेन पर्पस जिसके लिए आ रहे हैं उस पर फोकस करें। ये जो डिजिटल ब्रोशर्स की आप बात कर रहे हैं, दीज आर अवेलेबल ऑनलाइन फॉर एवरीवन, या जो स्पेसिफिक कंपनीज हैं जब वो आपसे रब्ता करती हैं तो फिर आप उनको प्रोवाइड करते हैं? जी, हमने उनको दे दिए। एक जो अच्छी चीज़ हमने की है, अगेन दिस वाज होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जिसके अंदर SIFC, BOI, लाइन मिनिस्ट्रीज, बट आई एम वेरी प्राउड टू से कि पाकिस्तान एम्बेसी इन बीजिंग टुक द इनिशिएटिव फ्रॉम आवर साइड, वी प्रपोज्ड इट, प्राइम मिनिस्टर was very kind, immediately responded and then everything started. तो बहुत मेहनत इसके ऊपर हुई है, इकट्ठे बड़ी टीम एफर्ट हुई है। अब हम उसके फाइनल फेज में हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 400 Pakistani business people. We are looking forward to them. We are expecting more than 500 companies, but probably Chinese का number जो है वो will cross 1,000 because it's not just one company meaning one person. It could be one chairman, one CEO plus 2 people. So if there are even 500 companies, 2 person on an average, it is 1,000. Ambassador, the last time अभी जो आप बता रहे थे, the first one, realization rate you said is around 25%. Of course, that was the first experience. What are you expecting this time around? इससे बेहतर? जी, as I mean, in the best case scenario, we would touch 5 billion or even cross it. अच्छा. That's the optimistic scenario. Conservative scenario is 3 billion plus. So this is the range that we are looking at. Why I say so is because a lot of it is in play. बहुत सारे MOUs डिस्कशन हो रही है। ठीक है। जो 30 जॉइंट वेंचर्स की मैंने बात की थी, ये वो जर्नी है जिसकी हमें अब उसके फ्रूट्स मिल रहे हैं। ये है, आई कॉल इट अ शेंजन जर्नी. It's very symbolic also because China's reform opening up what China today is, their journey also started from Shenzhen. Okay. And that's why we had proposed that Prime Minister पिछले साल जब आए तो वो वहाँ से आए. We had a plan in mind. Symbolic reasons की वजह से भी
Another reason was Shenzhen is now a technology hub. तो हमने वहाँ से किया, तो उसके जो चीज़ें मसलन मैंने आपको बताया था 30 MOUs हुए थे, 17 रियलाइज़ हुए, लेकिन उधर जो कंपनियाँ आई थी उसके बाद जो हमने और भी B2B मीटिंग स्मॉलर स्केल अदर देन द रोड शोज़ मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल हमने शियान में की थी, उसके अलावा बहुत सारे कंपनियाँ इंडिविजुअली भी बीजिंग में आती रही और हमने बहुत सारी उनकी B2B मीटिंग्स कराई हैं। तो उस सफ़र से अब बहुत सारे MOUs, ये जो 30 JVs हैं, इनमें से मेजॉरिटी वो हैं जो वहाँ से MOU से ग्रेजुएट करके अब JV की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो 70 का नंबर मैंने आपको एग्रीगेट बताया MOUs जो अभी इस वक्त वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू साइन, इसमें से भी वी आर होपफुल के हो सकता है 5 से 10 और जो है वो अभी MOU स्टेज पे हैं। बाय द टाइम वी मीट ऑन 4th of September they also get converted into JVs, but our effort is कि वो जो bulk है MOUs का उनको हम narrow, focused और implementable बनाएं। अच्छा, मैं when I was doing my research for this program, एक बड़ी interesting चीज़ आपका एक comment था, you know there was a time that America was called the land of the opportunity. आपने भी कहा कि this is the time, land of opportunity जो है वो चाइना है। आप क्या क्या समझते हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ तो आपने बताए हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें जो है वो पाकिस्तानी स्टैंड टू गेन, एंड स्पेसिफिकली बिकॉज आपको पता है हमारी एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाने की इस वक्त कॉन्स्टेंटली हम बात कर रहे होते हैं, कौन से ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनको आप समझते हैं कि इमीडिएटली टैप किया जा सकता है? आई थिंक 4 areas. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज़ एग्रीकल्चर। ओके, और एग्रीकल्चर के अंदर मैंने आपको सब सेक्टर्स गिनवाए हैं। आई थिंक देर आर मैनी things which are already in place. For example, Prime Minister launched last year 1000 Pakistani agriculture graduates की training program जो hands-on skills हैं, उसमें 300 have already gone and come back. और कल तकरीब थी जहाँ Prime Minister spoke और वहाँ से 100 और गए हैं अभी recently about a month ago, और फिर 300 मज़ीद जा रहे हैं शायद कल और परसों। तो एक इंटरवेंशन तो वो है। दूसरा, हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं रिसर्च ट्रैक पे कि जो सीड डेवलपमेंट है, जो एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। फिर लाइफ स्टॉक है, डेयरी है। पाकिस्तान प्राइमरीली स्टिल इज़ डिस्पाइट आवर विश कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर GDP एंड इकोनॉमी इज़ टाइड टू एग्रीकल्चर। सो दिस इज़ वन एरिया। इसके अंदर भी जो असल चीज़ है, जिस तरह आई सेड अर्लियर, असल चीज़ है प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वेदर इट इज़ क्रॉप्स। सो 1 हेक्टर के अंदर अभी हम गंदम कितनी उगाते हैं और उसमें से क्या निकालते हैं। वी आर ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10. इफ़ चाइना इज़ एट 9 or 10, वी आर अनफॉर्चुनेटली एट 2 or 3 प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन ग्रेन्स जो हम निकालते हैं पर हेक्टर या एकड़ में। तो इसी तरह फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, इसी तरह लाइफ स्टॉक्स की चीज़ें हैं, इनमें से प्रोडक्टिविटी बढ़ने। सो वन इज़ एग्रीकल्चर, द अदर इज़ द ब्रॉडर एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज़ IT और न्यू टेक्नोलॉजीज़, AI है, क्वांटम कंप्यूटिंग है। सो देयर आर न्यू डिसिप्लिन्स, उसके अंदर बहुत सारे ऑटोमेशन है, डिजिटाइजेशन है। सो सेकेंड एरिया इज़ टेक्नोलॉजी। उसके अंदर भी आई वुड से कि वेदर एग्रीकल्चर, वेदर टेक्नोलॉजी एंड वेदर जो हमें तीसरा जो सेक्टर कह रहा हूँ दैट इज़ माइंस एंड मिनरल्स। उसके अंदर भी इन तीनों ट्रैक्स जो 3 एरियाज़ हैं, और चौथा एरिया आई वुड से उसके अंदर जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल एंड एपरल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके ऊपर भी जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, व्हाट वी ब्रॉडली कॉल इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू SEZs के अंदर उनके साथ मिलके जॉइंट वेंचर्स करें। इन सब के अंदर वी आर वर्किंग ऑन 3 ट्रैक्स। वन इज़ दी एजुकेशन और एकेडमिया ट्रैक, जिसके अंदर हमारी कोशिश है कि इन फील्ड्स में जो पाकिस्तान में बच्चे बच्चियाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद बढ़ाएं ताकि वो पढ़ें, बट देन दे गेट लिंक्ड ऑन टू द सेकेंड ट्रैक विच इज़ म्यूचुअली इन्फोर्सिंग, विच इज़ रिसर्च, जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम, लैब्स वगैरह। बट एकेडमिया एंड रिसर्च won't mean much until the research that you do can be commercialized, and that is one is business side. तो तीनों ट्रैक्स के ऊपर हम इन ईच जो मैंने फील्ड्स आपको बताए हैं प्रायोरिटी एरियाज, और जो why I say China is the new land of opportunity in 21st century, and it is for these reasons that each of and many other areas. So Chinese management practices, they have proven
I think, and the numbers and their progress speaks for itself. The way they manage their own management model, and their, the way they have harnessed different forms of technology, the rate of innovation, modernization, it's for everyone to see. So for these reasons, I say that it is a new land of opportunity, and by focusing in these three areas and by harnessing, and one of the ways we are trying to harness is through by mobilizing B2B, promoting joint ventures, Right. and connecting, matchmaking Pakistani businesses and Chinese businesses. But we are also trying to match make the academia and research as well. अच्छा, अभी जब आप ये बात कर रहे थे जो 3 सेक्टर्स की, वो टॉकिंग अबाउट दीज 3 सेक्टर्स, एंड व्हेन वी से लो हैंगिंग, सो कुड यू डिफाइन कि इन टर्म्स ऑफ टाइम के उसमें अगर देखा जाए तो क्या आप समझते हैं कि कितने सालों में दिस विल बी अटेनेबल? मेरा ख्याल है ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट ए नंबर. अटेनेबल मीनिंग इफ़ वी एस्टैब्लिश ए थ्रेशहोल्ड ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल कि हमने गंदम की जो प्रोडक्शन है, अब इस वक्त हम अगर 1 एकड़ से 10 बोरी निकालते हैं, तो बाय मेकिंग दीज इंटरवेंशंस के हम हाइब्रिड सीड्स या नए सीड की जो हाई यील्ड वाले सीड डेवलप करें, बाय डेफिनेशन दिस रिसर्च वर्क आल्सो टेक्स सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. एंड देन क्यों इसके ऊपर, क्योंकि उसको देखना होता है, सॉइल के साथ टेस्ट करना होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन उसके ऊपर, अगर बीमारी का हमला होता है उसको रेजिस्टेंट कैसे बनाना है, पानी का लेवल क्या है, अगर पानी थोड़ा हो गया है, तो ये सारी चीज़ें दे टेक टाइम. तो अगर हम इस स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं तो प्रॉबली 3 to 5 years. लेकिन देयर आर अदर एरियाज विच कुड बी वेरी क्विक. फॉर एग्जांपल एग्री टेक. अब एग्रीकल्चर के अंदर फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंटीग्रेट कर दी हैं, दे मेड इट इंटेलिजेंट. सो ड्रोन्स हैं जिसके ज़रिए आप पानी की ड्रिप वो कर सकते हैं, आप पेस्टिसाइड्स कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स पहुंचा सकते हैं, फिर आप उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितनी जो आपने जो न्यूट्रिशन दी है वो कितनी है, लाइट कितनी है ग्रीन हाउसेस के अंदर. ये चीज़ बड़ी जल्दी हो सकती है. फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिशरीज़ के अंदर, एक्वा कल्चर के अंदर जल्दी हो सकता है, लेकिन जो एग्री केमिकल्स के अंदर जल्दी हो सकता है. लेकिन अगर आपने बसरा हमारे यहाँ गाय हैं या भेड़े हैं, इनकी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनके अंदर विद डिफरेंट टेक्निक्स इनके अंदर मीट और फैट कंटेंट कैसे जल्दी बढ़ाया जाए, वो भी टेक्निक्स. सो वो शायद वो भी जल्दी हो सकता है. तो ये वो एरियाज़ हैं जिसको आप कह रहे हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट है. बट इसके लिए शर्त ये है कि वी हैव टू बी वेरी टारगेटेड, वेरी फोकस्ड. सो ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च एंड बिजनेस, दे हैव टू वर्क इन टेंडम एंड सिनर्जाइज. राइट. ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से बाद जब वापस आएंगे तो दीगर मौजूआत हैं जो एम्बेसडर आपके साथ डिस्कस करेंगे. विल बी राइट बैक. Welcome back after the break and conversation with Ambassador Khalil Hashmi साहब. हाशमी साहब, मूविंग ऑन, अब थोड़ी अगर बात कर लें जो इस वक्त जियो स्ट्रेटिजिकली चीज़ें जो बदल रही हैं, उससे पहले क्योंकि फॉलोइंग अप ऑन द लास्ट सेगमेंट जो बात हम कर रहे थे कि ये सारी चीज़ों के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट होनी है पाकिस्तान में होनी है, कोलैबोरेशंस होनी है, इसके लिए एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है और जो बार बार हमें चाइनीज़ बावर भी कराते रहे हैं ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, इसकी सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट. आप अब ऑलमोस्ट 2 साल से वहाँ पर हैं. वो जो परसेप्शन है कि पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो एक सेफ़ जगह नहीं है और कुछ खदशात जो हैं वो पाए जाते हैं, आपको लगता है कि वो कुछ हद तक बेहतर हो रही है परसेप्शन? उस पर अगर कमेंट करना चाहें. जी, ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है, रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये इस पे कुछ बेहतरी तो है, लेकिन उस बेहतरी के साथ कंसर्न्स भी मौजूद है. बेहतरी इस वजह से कि हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं, इकॉनमी की सूरत हाल भी बेहतर हो रही है, हमारी कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी बेहतरी आ रही है,
लेकिन बहरहाल जिस तरह मैं कहूँगा कि इसको समझने की ज़रूरत है कि चीनी क्यों इसके ऊपर ज़्यादा उनको तशवीश है। उसकी वजह ये है 1979 से चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी रही, तो एक बच्चा या जो है वो होता है उनका। दो पेरेंट्स एक साइड से माँ की साइड से, दो पेरेंट्स जो हैं वो बाप की साइड से। तो एक बच्चा जब वो बड़ा होता है और वो बाहर किसी रोज़गार के लिए या काम के लिए जाता है, और जिस तरह चीनी यहाँ पे आते हैं, अगर उसकी डेथ हो जाए, उसको कोई मार दे, तो वो पूरी फैमिली जो है वो तो ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से मेरा ख्याल इसको समझने की ज़रूरत है कि उनके लिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव है और बहुत ही पेनफुल एक चीज़ है। तो इसलिए वो भी समझते हैं कि, और दूसरा उनको इस चीज़ का बड़ा एहसास है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, वो हमारा एक दोस्त मुल्क है और उधर हमारे बड़ी इज़्ज़त है, तो उस वजह से भी थोड़ा उनके लिए मुश्किल होती है इसको रिकंसाइल करना। तो ये बट ये है कि हमने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, ये दिस इज़ आवर जॉब, हम उसके ऊपर लगे हुए हैं उसको बेहतर करने के लिए। सो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस आई वुड से। अच्छा, अभी जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद हमने देखा, एंड इंडिया की बड़ी एक लॉन्ग स्टैंडिंग दिहाइयों से एक पॉलिसी चल रही थी कि पाकिस्तान और चाइना को कोशिश करें कि करीब ना आए। एंड राहुल गांधी ने एज क्रिटिसिज्म टू द मोदी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में अपने खड़े होकर कहा कि ये वो जो कितने सालों से हम खदशा था हमारा, वो आपने ये कर दिखाया। अब लेकिन जिस तरह चीज़ें मूव कर रही हैं, जो सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से आ रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद जो कुर्बत है चाइना की और इंडिया की, वो कुछ बढ़ती भी नज़र आ रही है इन रिलेटिव टर्म्स ऑब्वियसली। क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा या काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है? मैं समझता हूँ कि जो रियासतों के ताल्लुकात हैं उसमें बहुत और यकदम ऊंच नीच जो है वो कम होती है। हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, मसलन हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जिस तरह की कोई एक तगय्युर हम देखते हैं रिलेटिवली शॉर्ट टाइम के अंदर। ये एक अलहदा बहस है कि क्या ये लॉन्ग टर्म है या ये वक्ती तौर पे ये ऐसी चीज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का ताल्लुक़ है, और अगर आप उसका मवाजना चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात या हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के साथ करें, तो मैं समझता हूँ कि बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में और पाकिस्तान की पोजीशन भी और व्यू बड़ा क्लियर है कि सारे मुल्क खुद मुख्तार हैं और वो आज़ाद हैं कि अपनी वो किस किस्म की रिलेशंस एक दूसरे मुल्क के साथ करना चाहते हैं। हमारे लिए जो अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात की नौइयत है, जो दोस्ती है, जो शराकत है, उसका कोई मुवाजना नहीं है जो हिंदुस्तान और चीन की है या हिंदुस्तान और अमेरिका की है। उस हद तक भी मैं कहूँगा, हालांकि बहुत बड़ी रिलेशनशिप है, लेकिन हमारा और चीन का जो मैं समझता हूँ ताल्लुकात का सबसे बड़ा जो मुनफरिद जो उनसर है, वो हमारी जो बाहमी एतमाद का जो रिश्ता है वो बहुत मज़बूत है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह मैंने कहा कि जो ताल्लुकात रियासतों के ताल्लुकात हैं, इनके अंदर वक्त लगता है, वो किसी एक नहज और या रुख की तरफ जाते हैं, बदलते बदलते भी वक्त लगता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। और दूसरी बात ये है कि बहरहाल अगर स्लो तब्दीली हो रही है या थोड़ी रिलेटिवली फ़ास्ट है, तो ये एज़ प्रोफेशनल्स हमारा काम है, हमारी इसके ऊपर निगाह है। तो मेरा ख़्याल है कि ये हम लोग अपने आप को कॉन्टीन्यूसली हमारी एफ़र्ट होती है कि हम अपने आप को बेटर पोजीशन करें कि जो चेंज आता है ख़ित्ते में इंटरनेशनली या कुछ इश्यूज़ की वजह से, उसको हम बेहतर रिस्पॉन्ड करने के लिए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, और उसके अगर कोई नेगेटिव चीज़ जो है जो हमें लाइकली है उसकी पेशबंदी करें और उसको मिटिगेट करने की कोशिश करें। जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वी सॉ कि किस तरह जो है वो चीन हमारे साथ खड़ा हुआ था और उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई हिंदुस्तान की जानिब से। लेकिन एक चीज़, बिकॉज जिस तरह चीज़ें बदल रही हैं, जो एक अगर आप उसको रिप्रोचमा का लफ्ज़ देना चाहें, बहुत सालों बाद इंडिया और चाइना के दरमियान जो इस वक्त हो रहा है, उससे एक उम्मीद यहाँ पे बात होना शुरू हुई है कि क्या चाइना एक कोई पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है इन जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रिवाइव करने में, कोई अपना जो है वो किरदार अदा कर सकता है? आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ, अगेन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान चीन के जो ताल्लुकात हैं वो ना तो हिंदुस्तान चीन के ताल्लुकात से अफेक्ट होते हैं, एंड
ना ही हमारी जो दोस्ती है वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर एम्ड है। ये हमारी इंडिपेंडेंट सॉवरन एक चीज़ है जिसको हम परसू करते हैं ऑन इट्स ओन मेरिट्स। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी, चाइना का रोल है, चाइना ने बड़ी मुस्बत बातचीत पब्लिकली उन्होंने बयान भी दिए और उसमें उन्होंने जो है वो हिंदुस्तान को यही मशवरा दिया है कि आप इन चीज़ों से इज्तनाब करें और क्योंकि ये पानी का जो मामला है ये एक बुनियादी हक है और इसको इसमें खलल डालना, रखना डालना ये ना तो इंडस वाटर ट्रीटी उसकी इजाज़त देता है और ना ही दुनिया का कोई कानून इसकी इजाज़त देता है। लिहाजा उन्होंने पब्लिकली यही मशवरा दिया है हिंदुस्तान को कि आप इसको इस रवैये को तर्क कर दें। मैं समझता हूँ चीन के पास चीन एक बड़ी ताकत है, चीन दोनों मुल्कों का हमसाया भी है और मेरे अपने तई मेरा ख्याल है कि चीन अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में वो क्वाइटली की जाती हैं और उनकी आपस में बातचीत भी हुई है। तो आई वुड इमेजिन कि इसके ऊपर भी बात हुई होगी क्योंकि तीनों मुल्क एक लिहाज से जुड़े हुए हैं। कुछ रिवर सिस्टम्स हैं, मसलन तिब्बत एक ऐसा एरिया है कि उनके जो दरिया हैं वो भी उधर से जाते हैं, इंडस रिवर उधर से होके आता है, उसका ओरिजिन भी वही है। तो हिंदुस्तान जो है वो हमारे केस में हमें तो लगता है कि अपर राइपेरियन है, लेकिन जब आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन को देखेंगे तो हिंदुस्तान लोअर या मिडल राइपेरियन है और एक्चुअली चीन जो है वो अपर राइपेरियन है। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में बेटर सेंस विल प्रिवेल और वो इसको देखेंगे कि जहाँ वो किसी चीज़ को लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दे विल हैव टू हैव अ 360 डिग्री असेसमेंट ऑफ लेवरेज कि अगर वो लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे हैव टू थिंक कि शायद फिर वो जहाँ वो किसी जगह पे वो लोअर राइपेरियन है। तो इसलिए कि जो कोई ऐसी चीज़ की जाए तो वो बूमरैंग भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि ये चीज़ें उनको फैक्टर इन करेंगे। बहरहाल चीन का रवैया, उनकी सोच और उनकी मैसेजिंग वो जो है वो बड़ी मैच्योर है। अच्छा, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट अगेन हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बदल गई। द डायनामिक्स ऑफ जो हमारी जो रिलेशनशिप्स थी, जो बिलखसूस अमेरिका के साथ अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बदली हैं, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है और उसका एक जो मुंह बोलता सबूत है जो ट्रेड एग्रीमेंट है जो अमेरिका के साथ हुआ है। गो के इस पे ऑलरेडी जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल ये कह चुके हैं कि हम एक दोस्त को राज़ी करने के लिए दूसरे को नाराज़ नहीं करेंगे। बट क्योंकि आप चाइना में हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको वहाँ पर कैसे देखा जा रहा है फ्रॉम द चाइनीज़ लेंस, हाउ द चाइनीज़ परसीविंग इट। हमारी तरफ से ये जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारा जो एतमाद का रिश्ता है वो काफ़ी मजबूत है, तो उसका लॉजिकल स्टेप ये है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो हम एक दूसरे से बात करते हैं और उनको ब्रीफ़ करते हैं कि हमारा इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। तो ये बात तो तय है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये बात तय है कि पाकिस्तान कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा कि जिससे पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं या किसी और के साथ ताल्लुकात हैं, वो किसी भी सूरत में एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान चीन ताल्लुकात नहीं होंगे। हमें चीन के जो मफादात हैं उनका इल्म है और ये हमारी दोस्ती और हमारी पार्टनरशिप का ये तकाजा है कि उनको मलहूज़े खातिर रखा जाए। और चीन की तरफ से भी एग्जैक्टली यही मैसेज है कि उनके जो मामलात अमेरिका के साथ या हिंदुस्तान के साथ या और किसी के साथ चल रहे हैं उसका किसी भी सूरत पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात या दोस्ती के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बाहमी मुशावरत, कम्युनिकेशन, स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन, ये हमारी जो नॉर्मल थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, अभी जिस तरह ये मीटिंग हुई है, इस लीडरशिप लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, एम्बेसीज़ के लेवल पे, एम्बेसडर्स के लेवल पे, तो ये एक मुस्तकिल अमल है जिसमें हमारी बड़ी करीबी मुशावरत जो है वो चीन के साथ चलती रहती है, एक दूसरे को हम ब्रीफ करते रहते हैं। अच्छा, अब नाउ कमिंग टू, ये तो भी आपने एक तो B2B का तो चल रहा है, दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा जो हमें जोड़ती है वो CPEC है। हमारे लिए भी अगर उसको देखा जाए तो एक बहुत हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है वो जो इस वक्त चीन का जो एक्सपर्टीज़ है या चीन की जो इस वक्त चीज़ें हैं उससे हम फ़ायदा उठा सकें CPEC के। CPEC 2.0 जो है इसको ज़रा डिफ़ाइन करेंगे कि 2.0 का क्या मतलब है हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप। So 2 is basically 2 presupposes कि there was 1। तो पहला वाला जो मरहला था वो बड़ी कामयाबी के साथ दो एरियाज़ पे फोकस था।
एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अंदर हमें नंबर्स पता हैं, $25 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई। बहुत सारी हमारी एक्यूट एनर्जी शॉर्टेजेस थे, लॉन्ग आवर्स ऑफ लोड शेडिंग एंड एट्सेट्रा। तो वो एड्रेस हुआ। हमारे यहाँ तकरीबन 8,800 मेगावाट की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल हमारा जो बिजली का ग्रिड है उसमें शामिल हुई, एंड 800 किलोमीटर से ज़्यादा हाईवेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एनर्जी और ट्रांसपोर्ट ऐसे इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए। ये आप समझें रीढ़ की हड्डी या एक बुनियाद होते हैं। ये हम कर चुके हैं और ये बुनियाद है इकोनॉमिक प्रोग्रेस की। तो CPEC 2 जो है, अब हम ये CPEC 1 था और CPEC 2 में फोकस, जिस तरह मैं पहले भी मैंने जिक्र किया, 3-4 एरियाज़ हैं। एग्रीकल्चर बीइंग एट द टॉप, माइंस एंड मिनरल्स, टेक्नोलॉजी का एरियाज मोर स्पेसिफिकली IT, बट ऑल्सो न्यू टेक्नोलॉजीज़। फिर बाकी जो B2B का सिलसिला है, सो वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इन द सेंस कि G2G तो बहुत बड़ा फुटप्रिंट है पाकिस्तान चीन में, और उसके अंदर CPEC के अंदर भी बहुत सारा फुटप्रिंट जो है वो G2G है। तो हम कोशिश है हमारी कि हम इसके अंदर इंजेक्ट करें, मज़ीद स्पेस क्रिएट करें B2B। तो ये फीचर्स हैं CPEC 2 के। उसके कंसेप्चुअल अंडरपिनिंग्स भी हैं कि हम 5 कॉरिडोर्स का जिक्र है जिसको हम अलाइन कर रहे हैं। 5 ईज़ जो पाकिस्तान के हैं, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, एक्विटी वगैरह वगैरह, और वो 5 कॉरिडोर जो हैं वो कॉरिडोर ऑफ ग्रोथ, इनोवेशन, इंक्लूसिविटी, लाइवलीहुड्स वगैरह। तो ये कंसेप्चुअली तो हमने अलाइन कर लिया उसको, लेकिन जो एक्चुअल एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल एक ब्रॉड एरिया ऑफ प्रायोरिटी इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जिस तरह मैंने आपको 21 सेक्टर्स कहे उसके अंदर आते हैं, बट ऑल्सो जो एग्रीकल्चर, माइंस एंड मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी, तो ये एरियाज़ ऑफ प्रायोरिटी हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स, उनके ऊपर अब आप समझें कि उसके ऊपर बहुत सारा काम, कुछ चीज़ें जो हैं वो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो MOUs हो चुके हैं, उनकी वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज़ द डायरेक्शन वी आर हेडेड। वैसा बिल्कुल प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स ये सारी एक्सरसाइज है जो आप भी कर रहे हैं, जो हुकूमत के उस पर हो रही है, वेदर इट्स द CPEC, वेदर इट्स दीज B2B ये कॉन्फ्रेंसेस हैं, इसका जो इसका मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ाई जाएँ। अगले 5 साल में इस वक्त अगर हम देखें, हमारी जो अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आए थे, रफली अबाउट 2.6 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। आप क्या देखते हैं कि इन चीज़ों, इन इक़दामात के बाद वुड यू फोरसी कि हम अगले 5 साल में एक्सपोर्ट्स कहाँ तक लेके जा सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट आस्क, मेरा ख्याल है इसके अंदर आई वुड से एज अ प्रोफेशनल कि इसके अंदर एक कैवियाट रखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वी स्टे द कोर्स which is B2B, but then also addressing the real issues, जो policy consistency के issues हैं on the security side, but also making this facilitation measures more and more, उनको बढ़ाना पड़ेगा। I am very happy to note that the Prime Minister has बड़ी तेज़ी से उन्होंने 4 शहरों में 4 जो एयरपोर्ट हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड फैसलाबाद, वहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो आते हैं तो अराइवल लाउंजेस उनके लिए बन गए हैं। वी हैव एस्टैब्लिश एंड प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड अ बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर इन इस्लामाबाद 2 दिन पहले हुआ है, और ये भी जो मॉडल वाज ड्रॉन फ्रॉम शेंजन अगेन। इसी तरह वो 4 और बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स उसके ऊपर प्रोविंशियल कैपिटल्स में बना, उसकी तरफ चले जा रहे हैं, और इसी तरह प्लान्स हैं उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बनाएंगे। इसी तरह एयरपोर्ट्स के ऊपर जब चाइनीज़ आते हैं तो उनके लिए अलहदा इमिग्रेशन काउंटर्स बनाएंगे। सो दीज आर कॉन्क्रीट थिंग्स। सो प्रोवाइडेड वी स्टे द कोर्स, जिस तरह हमने इन्वेस्टमेंट पिच बुक्स की बात की है, इसी तरह पॉलिसी कंसिस्टेंसी है कि जी टैक्सेशन के रेट्स, जो ड्यूटीज़ के रेट्स हैं, जो यूटिलिटी के रेट्स हैं, इनमें चेंजेस नहीं आएंगी। वंस यू गिव योर वर्ड एंड यू टेल देम कि जी दिस इज़ द फ्रेमवर्क, तो पॉलिसी स्टेबिलिटी, पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी और पॉलिसी फैसिलिटेशन ये है। तो आई सी इन देयर इज़ नो रीज़न दैट इन 5 years वी कैन नॉट टच $50 billion जो ट्रेड वॉल्यूम है।
लेट्स होप कि आने वाले दिनों में हमें जो है ये चीज़ें नज़र आएँ एंड हम आगे चीज़ें जो हैं वो बढ़ा सकें. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप जो आपकी ये सेकंड एडिशन है ये पहली वाली से जो बेहतर हो. थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम. विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम. विल सी यू टुमारो. गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़.